और चलिए अब खबरें देख लेते हैं, विस्तार से बात कर लेते हैं बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल लगातार जारी है और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 महीने में तीसरी बार अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे और सोनार बांग्ला बनाने का उन्होंने दावा किया। देखिए। कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग, बंगाल के सारे कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। महिलाओं को 33% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 33% से ज्यादा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में देगी। मछुआरों को मछुआरा सम्मान निधि, लगभग 4 लाख मछुआरे को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मछुआरा सम्मान निधि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी बनाएगी सोनार बांग्ला। ये डबल इंजन सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए, ऐसी सरकार बनाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। वादों और दावों की बरसात हो रही है। 10 सालों से सत्ता पर काबिज टीएमसी बेहतर पश्चिम बंगाल बना देने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी उस दावे को झुठलाकर अगले 5 साल समृद्ध और सांस्कृतिक पश्चिम बंगाल बनाकर देने का वादा कर रही है। अमित शाह ने एक बार फिर दीदी के राज में कानून व्यवस्था और विकास की स्थिति पर सवाल उठाया। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार है, कानून और व्यवस्था ठीक रह सकती है क्या? जोर से बोलो, रह सकती है क्या? बंगाल विकास के रास्ते पर जा सकता है क्या? मित्रों, आपने गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत गुरुवार सुबह कोलकाता के भारत सेवा आश्रम संघ से की। शाह भारत सेवा आश्रम संघ पहुंचे, यहां पर मंदिर में पूजा की और सभी लोगों से मुलाकात की। इसके बाद अमित शाह पश्चिम बंगाल के गंगा सागर पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि आश्रम में आरती की और संतों से मुलाकात की और एक सभा को संबोधित करते हुए गंगा सागर के जरिए दीदी पर वार किया, तो दीदी ने भी पलटवार करने में देरी न लगाई। लज्जा करे ना, गंगा सागर क्या है, हम एक कर देगा, क्या कर देगा, छाई कर देगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग चल रही है। गुरुवार को सियासी लड़ाई का सेंटर रहा पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना। यहाँ से अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं ममता दीदी की सियासी रैली भी हुई। सुनिए दोनों ने क्या कहा। भतीजा बढ़ाओ, भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। दीदी और भतीजा बोलते हैं, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম अब तो आप पश्चिम बंगाल के सियासी तापमान को महसूस कर रहे होंगे। बीजेपी दीदी और उनके भतीजे पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाने साध रही है, तो दीदी महंगाई और दंगाई का आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला अभी यूं ही चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बढ़ते आगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज कोलकाता के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवाजी सिंह रॉय से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। बंगाल की हिंसा वाली राजनीति पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले, बीजेपी उनकी हिंसा की रणनीति के आगे, राजनीति के आगे नहीं झुकेगी। बंगाल में कमल खिलकर ही रहेगा। और इधर तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बिग बी और अक्षय कुमार को निशाने पर ले लिया और धमकी दी कि मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट नहीं किया तो शूटिंग और फिल्म दोनों रोक देंगे। तुरंत बचाव में बीजेपी नेता राम कदम का जवाब आया और उन्होंने साफ कह दिया कि कलाकार के साथ हम उनके साथ खड़े हैं, उन पर आज तक नहीं आने देंगे। देखिए। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं।
आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। कह रहे हैं उनकी फिल्म का शूटिंग होने नहीं देंगे, उनकी फिल्म को प्रदर्शित होने से कांग्रेस वाले रोकेंगे। क्या अपराध है अमिताभ बच्चन जी का? देश हित में उन्होंने ट्वीट किया, क्या यह अपराध हो सकता है? विदेश में बैठे हुए कुछ लोग षड्यंत्र के तहत भारतवर्ष को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस उनके समर्थन में उतरी है। अब इन्होंने सीमाओं की हद पार कर दी। ये उन कलाकारों को रोकेंगे जो कलाकार मां भारती के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन ले, जो भी व्यक्ति या सम्मानित कलाकार देश के साथ खड़ा है, उसके साथ समूचा देश खड़ा है। और चले खबरों में बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं किसान संगठनों के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन की। गुरुवार को देश भर में दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से अभियान चलाया गया, जिसका असर सिर्फ दिल्ली, पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में देखने को मिला। क्या तस्वीरें रही, रिपोर्ट में देखिए। किसानों का रेल रोको आंदोलन। आंदोलन तो हुआ लेकिन असर नहीं। रोकी पटरी, किसान आंदोलन बेपटरी। रेल रोकने से मान जाएगी सरकार, पटरी पर किसान, पब्लिक परेशान। अब जब रेल ही रुक जाएगी तो परेशानी तो होगी ही, खासकर उन यात्रियों को जो रेल यात्रा कर रहे हों। सुविधा तो बहुत है, क्योंकि मुझे लखनऊ जाना था, यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे लेट हो चुके हैं। किसी को कहीं जाना है तो किसी को कहीं और, लेकिन एक बात तो सबने मानी कि किसान आंदोलन बेपटरी हो चुका है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सरकार को बताना चाहिए, और जो बिल है उनमें क्या चेंजेस करने चाहिए क्या नहीं, क्योंकि टाइम के हिसाब से सब कुछ चेंज होना पड़ेगा। वहीं रेलवे की माने तो किसानों के इस आंदोलन का रेलवे पर कोई खास असर नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ ही इलाकों में ट्रेनें रोकी गई। आंदोलन को देखते हुए ट्रेनें पहले ही बड़े स्टेशनों पर रोक दी गई थी। तो नॉर्दर्न रेलवे की 5 से 6 स्टेट के टेरिटरी में, इतने बड़ी टेरिटरी में इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम है, बहुत मिनिमल है। ये तस्वीरें कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 50वें दिन की है, जिसके तहत किसानों ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में रेल रोकी। इस प्रदर्शन का हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ज्यादा असर दिखा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ट्रेनें रोकी गई। इन राज्यों के कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी ट्रैक पर बैठ गए। जैसे पहले हमने चक्का जाम किया था, आज रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया, क्योंकि ये हमारे किसानों के खिलाफ ये जो बिल है, हमें वो बिल नहीं चाहिए। बाकी बिहार और झारखंड में ये आंदोलन सिर्फ राजधानी में दिखी। पटना में जाप के कार्यकर्ताओं ने तो वहीं रांची में लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल रोको आंदोलन में भाग लिया। किसानों का रेल रोको आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। एक तरफ किसान पटरी पर उतरे तो दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान पंचायत में हिस्सा लिया। किसानों का ये पंचायत हरियाणा के खड़गपुनिया में आयोजित की गई, जहां राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये गलत फहमी मत पाए किसानों के प्रति कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने भी किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। किसानों को जो साथ मिल रहा है बाकी प्रदेशों में, अगर ये सारे देश में फैल जाए और किसान इकट्ठा हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि इनको बहुत भारी नुकसान होगा, और आने वाले जो भी चुनाव होंगे, प्रदेशों में चुनाव हुए, उनके भी नुकसान होगा। ये तो हुई सियासत की बातें। पंजाब में हुए स्थानीय चुनाव में मिली सफलता की वजह से कांग्रेस अभी गदगद है, क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और किसान आंदोलन की ये आग भी वहीं से शुरू हुई है।
जिसकी वजह से इस पर सियासी ठप्पा भी चस्पा है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, और वो ये है कि सरकार और किसान के बीच में बातचीत होनी जरूरी है ताकि इस मसले का हल निकले। लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों पक्ष खुद को एक एक कदम पीछे खींचे, जिसकी फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आईपीएल नीलामी के नगीनों की। और चलिए ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बात कर लेते हैं ख्वाजा के दर की, जहां पर कल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की चादर पेश की जाएगी। शाम 4 बजे दरगाह शरीफ पर यह चादर पेश होगी। वसुंधरा राजे ने आज ख्वाजा साहिब के 809वें उर्स के मुबारक मौके के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चादर भेजी। साथ ही देश प्रदेश की निरंतर तरक्की खुशहाली की भी उन्होंने दुआ की। और इस मौके पर वसुंधरा राजे ने कहा कि ख्वाजा साहिब देश में शांति और सद्भावना के प्रतीक थे, जिन्होंने न सिर्फ सूफीवाद से भाईचारे का संदेश दिया बल्कि सभी धर्मों और पंथों को अमन, चैन और एकता से रहने की प्रेरणा दी। और चलिए बात कर लेते हैं शहर शहर प्रदर्शन की। सेना भर्ती रैली की मांग को लेकर युवाओं ने यहां पर हल्ला बोला। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भरतपुर की, चित्तौड़गढ़ की और झालावाड़ की तस्वीर है। बात करें सबसे पहले भरतपुर की, तो यहां पर सेना भर्ती रैली रद्द होने से नाराज युवाओं का गुस्सा यहां फूटा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में भी अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समय पर सेना भर्ती करवाने की लोगों ने मांग की। तो वहीं झालावाड़ में भी सेना भर्ती रैली रद्द होने के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और चलिए बात कर लेते हैं आईपीएल ऑक्शन की। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी वो बन गए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्हें साल 2015 के सीजन के लिए दिल्ली ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो वो 14 करोड़ 25 लाख रुपए में बिक चुके हैं। उन्हें आरसीबी ने खरीदा है। शिवम दुबे को 4 करोड़ 40 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। उनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपए थी। पिछले सीजन में वो आरसीबी ने उन्हें 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। और इस ऑलराउंडर ने अब तक 15 आईपीएल मैच में 169 रन बनाए हैं और 4 विकेट लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स टीम ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा और उनकी बेस प्राइस थी 2 करोड़ रुपए। पिछले सीजन में स्मिथ की कीमत थी 12 करोड़ 50 लाख रुपए। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। यह ऑक्शन चेन्नई में चल रहा है। अब तक 14वें सीजन के लिए 31 खिलाड़ियों की नीलामी अब तक हो चुकी है। इनमें से 14 विदेशी हैं और कुल 61 स्लॉट खाली थे। इसमें इसके लिए 292 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और चलिए अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम की खबरें।